Okay, so let's solve more questions on electromagnetic induction and alternating current. The potential difference V and the current I flowing through an instrument in an AC circuit of frequency F are given by V equal to 5 cos omega t volts and I equal to 2 sin omega t amperes, where omega is 2 pi times of frequency. The power dissipated in the instrument is. So first of all, you should know कि power dissipated का formula क्या था. अगर आपको याद होगा पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला इट वाज VRMS IRMS into power factor which is cos of phi. Phi is the phase difference between current and voltage. हमारे पास यहाँ पे V है 5 cos omega t और I है 2 sin omega t. तो 5 cos omega t इसको आप लिख सकते हो 5 sin omega t plus pi by 2. ओके, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 इज कॉस ओमेगा टी. तो दोनों को जब कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा फेज डिफरेंस पाई बाय 2. मतलब करंट और वोल्टेज में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है. यहाँ पे ईएमएफ लीड कर रहा है बेसिकली, तो हमको उससे मतलब नहीं है कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है. वी आर जस्ट worried about what is value of phi. Therefore, you know P is equal to VRMS IRMS cos of pi by 2. तो cos of pi by 2 आने की वजह से सब जीरो हो गया because cos of pi by 2 is 0. So power dissipated is 0. ऑप्शन नंबर ए. तो VRMS निकालना होता तो आप पीक वैल्यू बाय रूट 2 करते, IRMS निकालना होता तो पीक वैल्यू बाय रूट 2 करते. पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 5, पीक वैल्यू ऑफ करंट इज 2. अगला क्वेश्चन. रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओहम is connected to a source of alternating potential given by 220 sine of 100 pi t. The time taken by the current to change from its peak value to its RMS value. The time taken by the current to change from its peak value to its RMS value. तो सबसे पहले you need to understand what they are trying to tell you. आपको पता होना चाहिए कि I is I0 sine of omega t plus some phase difference phi. ऐसा होता है राइट नॉर्मली. लेकिन एज यू सी इन द क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओहम. मतलब ना इंडक्टर कनेक्ट किया है ना कैपेसिटर कनेक्ट किया है, तो फेज डिफरेंस तो जीरो होगा. इसका मतलब आई विल बी गेटिंग I0 साइन ऑफ ओमेगा टी ओनली, और ओमेगा आपको 100 पाई दिया है राइट. तो ये आ गया करंट का इक्वेशन. तो करंट इक्वेशन ऐसा क्यों लिखा? सिंस देयर इज नो फेज डिफरेंस, सिंस phi is 0. And why phi is 0? Because the circuit is purely resistive. Because the circuit is purely resistive. तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होने की वजह से हमने इसको ऐसा लिखा है राइट. तो आपके पास करंट का इक्वेशन आ गया I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, मतलब साइन ऑफ 100 पाई टी. अब आगे आपको बोला है द टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स पीक टू आरएमएस वैल्यू. पीक से आरएमएस मतलब I की वैल्यू शुड बिकम आरएमएस, एंड आरएमएस इज I0 बाय रूट 2. ओके, बट गिवन कंडीशन इज I should be equal to I0 by root 2. तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आपको मिल जाएगा. Therefore, equation number 1 and 2 will give you I0 by root 2, I0 sine of 100 pi t. ये और ये कैंसिल हो गया. 1 by root 2 साइन ऑफ पाई बाय 4 पे आता है, 45 डिग्रीज पे आता है, इक्वल टू साइन ऑफ 100 पाई टी. तो इसका मतलब ये आ गया आपके पास पाई बाय 4
इक्वल टू 100 IT, कैंसल, तो T इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/100, तो 1/4 इज 0.25, 0.25 इंटू 10⁻², ऐसा ऑप्शन बी में है। 2.5 इंटू 10⁻3, तो 2.5 इंटू 10⁻³ seconds. This is how you are supposed to solve this question. Simple. Next question. A lamp consumes only 50% of peak power in an AC circuit. What is the phase difference between applied voltage and the circuit current? So first of all, you should know peak पावर का इक्वेशन पहले पता होना चाहिए, और वो पीक वैल्यू का क्या मतलब है वो पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पावर इज VRMS IRMS cos ऑफ फाई, यहीं से स्टार्ट करना, बिकॉज दिस इज समथिंग यू रिमेंबर। फिर आपको पता होता है VRMS इज पीक वैल्यू बाय √2, IRMS is peak value of current by √2 cos of phi. Then you know that this is 1/2 V0 I0 cos phi. This is what you know. Okay, then according to the given question, a lamp consumes only 50% of the peak power. मतलब given condition आपको ऐसा दिया हुआ है, they are telling you that P is 50% of, मतलब half of P, 50% मतलब half. Okay, तो अब इक्वेशन 1 और 2 से, एंड बाय द वे ये इक्वेशन नंबर 1 को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ। I can write down this equation as P is equal to, now ये जो है, this is peak value of power, this is peak value of power. What is peak value? Maximum value. वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब cos phi की वैल्यू 1 होगी। तो जब cos phi की वैल्यू 1 होगी तो power will be maximum. So therefore this is peak power, okay, into cos of phi. ये इक्वेशन नंबर 1 को मैंने मॉडिफाई करके लिख दिया यहाँ पे। Okay, and in equation number 2 also you have this as P peak. Okay, तो from 1 and 2 दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए। From 1 and 2 you will have P peak cos phi is equal to half P peak. कैंसल cos phi की वैल्यू हाफ 60, मतलब π/6, π/3, तो π/3 ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो क्वेश्चन इजी था, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि इसको सॉल्व कैसे करना है और क्या क्या दिया है। ये हाफ V0 I0 ये पीक वैल्यू होता है पावर का, ये पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो cos phi की वैल्यू 1 कर दो, जो बचा दैट इज पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the circuit shown below, the AC source has voltage V is equal to 20 cos omega t volts with omega as 2000 radian per second. The amplitude of the current will be nearest to. आपको जो सर्किट दिया है उसमें आप पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लो। ओके, उसके बाद कैपेसिटेंस की वैल्यू आपके पास 50 माइक्रोफैरड है। उसके बाद आपके पास इंडक्टेंस की वैल्यू 5 मिली हेनरी है। उसके बाद यहाँ पे 4 ओहम लिखा है, मतलब इंडक्टर, यस, जिस वो जो इंडक्टर कॉइल है वो जिस मटेरियल से बना होगा उसका रेजिस्टेंस, तो वो रेजिस्टेंस भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम लोग R1 बोल देते हैं, ये रेजिस्टेंस को हम लोग R2 बोल देंगे। तो ये दोनों सीरीज में है, इतना पता होना चाहिए, सीरीज। तो R1 और R2 आपको मिल गया 4 ओहम, तो टोटल रेजिस्टेंस आपको मिल गया 10 ओहम। So this is something that you need to
पे अटेंशन एट, क्योंकि अदरवाइज अगर आपने वो 4 ओहम नहीं देखा तो आंसर विल बी रॉन्ग। ओके, तो ये आपको पहले पता होना चाहिए। अभी आपको बताया है कि v इज इक्वल टू 20 cos ओमेगा टी, तो ये पीक वैल्यू इज 20 and omega is 2000. Okay, so this is what you should know. And now आपको पूछा है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट I0 पूछा है आपसे। तो I0 निकालने के लिए सबसे पहले यू शुड रिमेंबर व्हाट इज ओहम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V बाई आर। लेकिन ये एसी सर्किट है तो Z लगेगा अपने को, तो पहले Z फाइंड कर लो। तो Z फाइंड कैसे करते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, और इसके लिए आपको पहले चाहिए एक्सएल और एक्स सी। तो एक्सएल और एक्स सी पहले फाइंड कर लो। एक्सएल एज यू नो इज ओमेगा एल, ओमेगा इज 2000 2 into 10 power 3, एल इज 5 मिली हेनरी, तो ये प्लस 3 माइनस 3 गया तो ये आ गया 10। ओके, तो ये मिल गया आपको 10। देन ओमेगा सी फाइंड कर लो। ओमेगा सी आप फाइंड करो, दैट इज 1 अपॉन एक्स, सॉरी एक्स सी फाइंड कर लो। एक्स सी इज 1 अपॉन ओमेगा सी, तो 1 अपॉन 2 into 10 power 3 एंड सी इज 50 into 10 power minus 6। 50 माइक्रोफैरड है, तो 50 into 10 power minus 6। तो नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे दिस इज 100 और ये 10 पावर 3 मतलब टोटल 10 पावर 5, और नीचे 10 पावर माइनस 6 भी है तो 10 पावर माइनस 1, तो ये भी ऊपर जाके आपका 10 पावर प्लस 1 हो जाएगा वो, so that will become 10 power plus 1। So in any case I'll just remove this, no issues, and I'll just say xc is 1 upon omega c which is 10। okay, हमने वो सॉल्व करके रख दिया। now the thing is, अब यहाँ पे बात ऐसी है कि ये XL और XC इक्वल आ गया, तो ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो गया। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होने की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो लीड नो लैग, ये तो पक्का है। यू वर सपोज टू फाइंड आउट पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आई हैव टोल्ड यू V0 इक्वल टू I0 टाइम्स ऑफ Z। तो I0 is V0 by Z। V0 from equation is 20। V0 from equation is 20, 20 by Z, so this is 2 ampere is the peak value of current। This is how you're supposed to find out। of course इंडक्टर कॉइल का आपको रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा। if you do not look at that particular thing तो आंसर गलत आएगा। ओके, सो यू नीड टू पे अटेंशन एट दिस 4 ओहम, अदरवाइज ये 4 ओहम नहीं लिखा तो आंसर गलत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एसी सर्किट V एंड I आर गिवन बाय, V का इक्वेशन है 150 साइन ऑफ 150t volts, I is given by 150 sine of 150 plus pi by 3। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे t आना चाहिए, वो t दिख नहीं रहा है लेकिन वो t होना चाहिए क्योंकि ओमेगा t होना चाहिए। ओके, तो ये t को यहाँ से हटा नहीं सकते हैं, अदरवाइज द इक्वेशन इटसेल्फ इज रॉन्ग। पाई बाई 3 एम्पियर ऑफ कोर्स। तो आपके पास V और I का इक्वेशन है, आपको पूछा है पावर डिसिपेटेड, ये तो जोक है क्योंकि मैं कब से बता रहा हूँ पावर डिसिपेटेड इज VRMS IRMS cos of phi। VRMS is peak value by root 2, IRMS is peak value of current by root 2, cos of phi, phi तो आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पाई बाय 3 है, तो cos of pi by 3 है। तो V
0 is 150 by root 2 into root 2, वो 2 है. ओके, तो ऐसा करेंगे. I0 की वैल्यू आपको पता है, I0 भी 150 है. ओके, एंड cos ऑफ पाई बाई 3, cos ऑफ 60 इज हाफ. तो ये हाफ है और नीचे भी 2 है. तो ये आ गया आपका 15 स्क्वायर 225. 225 into 100, 225 into 100 upon 4, 1 जा and 25 जा. तो 225 into 25 इतना आपको करना पड़ेगा. तो of course you have only one option which can be there, 5625 watt, क्योंकि और तो कुछ हो नहीं सकता. अभी 225 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली 4,500-5,000 के ऊपर जाएगा आंसर. एक ही है, क्योंकि 225 into 10 is 2250 into 20 is 4500, मतलब 4,500 के तो ऊपर ही आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन AC source is of 200 by root 2 volt, 50 hertz frequency. The value of voltage after t equal to 1 by 600 second from the start is. तो ये क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये समझना है, you see you need to identify parameters. ये 200 by root 2 volt मतलब क्या दिया होता है, this is something you need to know. Alright, so this is always RMS value. तो ये जो दिया होता है आपको, this is always RMS. अब आपको और एक चीज पता है, आपको ये पता है कि VRMS जो है ये V0 बाय रूट 2 है, पीक वैल्यू बाय रूट 2 है. तो यहां से आपको पीक वैल्यू मिल जाएगी. तो ये आ गया रूट 2, VRMS तो 200 बाय रूट 2, कैंसल कैंसल. तो 200 वोल्ट का पीक वैल्यू है, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वोल्टेज वेव is 200 volt. So V equal to V0 sine of omega t. This is something you know. Okay, V0 is 200 sine of omega. Omega 2 pi times of frequency. Okay, into t. अब ऐसा है कि फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है 50 हर्ट्ज. तो 2 pi into 50 और टाइम है 1 by 600. तो 2 into 50 100 और ये नीचे 600, तो पाई बाय 6. तो 200 साइन ऑफ पाई बाय 6. साइन ऑफ पाई बाय 6 मतलब साइन ऑफ 30. साइन ऑफ 30 इज हाफ. तो 200 by 2 that is 100. तो 100 volt will be the voltage after 1 by 600 second. क्वेश्चन इजी था. यू जस्ट नीड टू नो कि ये आरएमएस वैल्यू दिया होता है हमको नॉर्मली. नेक्स्ट क्वेश्चन. a 0.2 किलो ओहम रेजिस्टेंस मतलब 200 ओहम रेजिस्टेंस, 15 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, 15 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर are connected in series to a 220 volt 50 hertz AC source. The impedance of the circuit is. Impedance of the circuit is. How to find out impedance? You know, impedance is under root of R square plus XC square because there is no X. R आपको दिया है, XC is 1 upon omega C. 1 upon omega, omega is 2 pi f into C. So 1 upon 2 pi f that is 50 hertz into C की वैल्यू आपके पास 15 into 10 power minus 6 दिया हुआ है. इसको सॉल्व करो. दिस इज 100. 100 और 10 power minus 6 is 10 power minus 4. तो 1 upon 15 pi into 10 power minus 4. ओके, तो ये आपको मिल जाएगा. What you will get is 10 power 4 by 15 pi. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. कैलकुलेशंस मैंने करके रखे हैं. तो ये 212 आता है बेसिकली. दिस इज 212 ओहम, क्योंकि 15 पाई मतलब 15 into 3 45.
नीचे 45 है, मैं आपको रफली बता देता हूँ। सो ये 10 पावर 4 को मैं 100 into 100 लिख सकता हूँ अपॉन दिस इज रफली 45 अप्रोक्स। तो ये ऊपर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग इंटू 100 इज 200 है ना। तो 212 आ रहा है मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से, तो दैट इज 212 ओहम। हो गया, आपको मिल गया इम्पिडेंस, आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर। आर 200 है। अब ये भी सॉल्व करना इजी है। कैसे? 200 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ 200 का स्क्वायर रफली, तो रूट 2 टाइम्स ऑफ 200, रूट 2 इज 1.414, मैं 1.5 मान सकता हूं ना इसको। यस, 200 into 1.5 नियर अबाउट 300, नियर अबाउट 300 मतलब 291.5 हो गया विदाउट सॉल्विंग, डन। क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट करने बैठोगे तो 212 का स्क्वायर निकालो, उसमें 200 का स्क्वायर को ऐड करो, फिर स्क्वायर रूट निकालो, नहीं करना, वैसे अप्रोक्सीमेट करके खत्म करना। तो ये अप्रोक्सीमेटली कैसे करते हैं, दिस इज समथिंग यू नीड टू learn by yourself. The Q factor of a series LCR circuit with L equal to 2 Henry, C equal to 32 microfarad and R equal to 10 ohm is, सबसे पहले you should know what is Q factor, what is quality factor. So Q factor, that is quality factor, is omega R, मतलब at resonance L by C. This is quality factor of a circuit, right? तो you need to find out what is omega at resonance. आपको तो पता ही है, 1 upon root of LC आता है ये, ओके। L पता है, yes, C पता है, yes, तो 1 upon root of L 2, what is C? 32 माइक्रो 10 पावर माइनस 6, तो ये आपको मिल जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 64 मतलब 8 इंटू 10 पावर माइनस 3, ओके। तो ये आ जाएगा आपका 10 पावर 3 बाई 8 मतलब 1000 बाई 8, 500 बाई 4, 250 बाई 2, 125 और 125 8 is 1000, करेक्ट, यस, तो 125 है, तो ओमेगा आपके पास 125 है। So therefore quality factor you will have 125 into L omega R L by C, okay, so that is equal to, या फिर आप डायरेक्टली भी फॉर्मूला बना सकते थे, you could have also डायरेक्ट, मतलब आप ऐसा कर सकते थे, ओमेगा R is 1 by root LC L by C, हाँ, उसको सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो, तो वैसा भी चलेगा, मतलब फिर ये L और C स्क्वायर रूट के अंदर लेके वैसा भी चलेगा, doesn't matter really. So omega R is 125, L is 2 and C is 32 into 10 power minus 6. So this is equal to, this is 1 za, this is 16 za, okay. 125 1 by 16 is 1 by 4 into 1 by 4, मतलब 0.25 into 0.25। जिसको नहीं समझा ये स्टेप बता देता हूं मैं। तो नीचे 16 था, इसको मैं 4 into 4 लिख रहा हूं, 10 पावर माइनस 6 ऊपर जाके प्लस 6 हो गया, गुड। नाउ ये सब क्यों किया बताता हूं मैं, व्हाई टू डू लाइक दिस, बिकॉज आपको 1 by 4 तो पता ही होता है, 1 by 4 is 0.25, this is something you know. So just to make calculations little simple, 1 by 4 square, नीचे 4 square है, तो this is 125, 1 by 4 is 0.25, 0.25। अब मैं और शॉर्टकट मारने वाला हूँ, 0.25 is 25 into 10 power minus 2, तो ये 25 into 10 power minus 2 दो बार आ जाएगा, ठीक है। I will just write it down for you, otherwise this should be done orally. 125
into 25 into 25 into 10 power -4 और ये 10 पावर +6। वेट अ मिनट, यहां तक आने से पहले ही आपका एक चीज पे ध्यान जाना चाहिए, दैट इज कि एक भी आंसर आपको मिलने नहीं वाला, ना 15 ना 20 ना 25 ना 30, क्योंकि ये नंबर इज अ वेरी बिग नंबर। इसका मतलब समथिंग हैज वेंट रॉन्ग। व्हाट हैज वेंट रॉन्ग, यू हैव टू चेक व्हाट हैज वेंट रॉन्ग। तो क्या गलती हुई पहले वो देखो। ओके ओके, सो लेट्स फाइंड आउट वेयर डिड वी गो रॉन्ग। आंसर हमारा 2 डिजिट आएगा। अब अगर मैं इसी फॉर्मूला में यहाँ पे आर लिख के देखता हूं जस्ट टू चेक, ओके रफली रफली देखो आप कि क्या आता है आंसर। बहुत सारे बुक्स में मिसप्रिंट है, उन्होंने नीचे सी लिख के रखा है, तो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल विद दिस। सो क्वालिटी फैक्टर इज डिवाइडेड बाय आर। अब देखो क्या होगा। नाउ यू हैव omega 125, this as 2 and this as 10। r की वैल्यू 10, 1 जा 5 जा 1 जा 25, करेक्ट आ गया। तो क्वालिटी फैक्टर में नीचे आर आता है। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, a resistor of 500 ohm and inductance of 0.5 Henry are in series। तो you have a resistor, तो आपके पास एक LR सर्किट है, तो you have a circuit with only inductance and resistance सीरीज में है, okay, which is given by resistor or inductance are in series with AC source, which is given by V is equal to 100 root 2 sine of 1000 t। This question is incomplete because they have not told you what you are supposed to find out. They are asking you power factor is, पावर फैक्टर आपको पूछा है। पावर फैक्टर इज नॉट फाई, इट इज कॉस फाई। सो पावर फैक्टर इज बेसिकली cos of phi which is r by z। ये हमने इम्पिडेंस ट्रायंगल से बहुत बार देखा है। r आपको दिया है और z इट्स अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xl स्क्वायर, क्योंकि c तो यहाँ पे है नहीं। xl इज ओमेगा l, ओमेगा इज 1000। कैसे 1000? बाय लुकिंग एट द इक्वेशन। l आपको 0.5 हेनरी बोला है, मतलब 500 500 ओहम का आपके पास एक्सेल आ गया, राइट। और आपके पास रेजिस्टेंस भी 500 ओहम का है, मतलब इम्पेडेंस आ जाएगा 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर। तो 2 टाइम्स ऑफ 500 स्क्वायर मतलब रूट 2 टाइम्स ऑफ 500, रूट 2 टाइम्स ऑफ 500 इज 1.414 into 500। ओके, इसको मैं ऐसा ही रखता हूँ। आई विल नॉट इवन पुट 1.414 at this moment, I'll just say 500 root 2 for the time being। okay, अब आपको cos phi पता है, cos phi is r by z, r is 500, z is 500 root 2, तो 1 by root 2, 1 by root 2 होता है 45 पे। लेकिन हमको phi पूछा ही नहीं है, हमको पावर फैक्टर ही पूछा है। 1 by 2 is 0.5, तो 0.5 is the power factor, option number C। 1 by root 2, sorry, 1 by root 2, option number A। तो दिस इज ऑप्शन नंबर A। तो आपको पूछा ही पावर फैक्टर था, तो पावर फैक्टर ही फाइंड करना, फाई की वैल्यू नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट ड्रॉन बाय अ प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर which steps down 200 volt to 20 volt to operate a device of resistance 20 ohm is, assuming the efficiency of the transformer be 80%। so efficiency you should know, it is output voltage by input voltage, output by input voltage आपके पास आएगा। efficiency is output by input। okay, so this is V out by V in।
आपको पता है, यू शुड नो दिस, कि आप आउटपुट लेते हो सेकेंडरी पे और इनपुट देते हो प्राइमरी पे, तो इट इज Vs बाई Vp, राइट? सो बाय द वे, ये आपको 80% बोला दिया है। आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी। करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी आप कब निकाल पाओगे? जब आपको Vp पता होगा, प्राइमरी वोल्टेज पता होगा। एफिशिएंसी 80% दिया है। 80% मतलब 80/100 मतलब 8/10। 80% इफिशियंसी दिया हुआ है, 8/10 होता है इफिशियंसी। दिस इज Vs बाई Vp, राइट? गुड। दिस इज व्हाट यू शुड नो फॉर एट द फर्स्ट प्लेस। आपको क्या दिया है ये पता होना चाहिए। ओके, और क्या बताया है आपको? दोनों चीजें बताई है। ओके, दिस दे आर आल्सो गिविंग यू, दे आर आल्सो टेलिंग यू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो 200 वोल्ट को 20 वोल्ट कर दिया, ये भी बताया है। ओके, मतलब यू नीड टू नो व्हाट इज ट्रांसफार्मर इक्वेशन। ट्रांसफार्मर इक्वेशन पता होगा आपको, अगर NS बाई NP इज इक्वल टू VS बाई VP। लेकिन फिर करंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी मतलब IP पूछा है, तो IP फाइंड करने के लिए आपके पास एक इक्वेशन तो आ गया। ओके, दिस इज इक्वेशन टू फाइंड आउट IP, बट डू यू नो एवरीथिंग एल्स? यू डोंट नो। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि कैसे करेंगे। तो कैसे करोगे? तो दैट इज वाई ये इफिशियंसी आपको काम में आने वाला है। यू आर गोइंग टू नीड इफिशियंसी। V out is VSIS, V in। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि इफिशियंसी आपको याद नहीं, मैंने 2 बार बताया। इफिशियंसी V out V in, V out V in। efficiency you do not remember, I'm telling you again and again, efficiency is आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। मैंने लिखा है वोल्टेज, ये वोल्टेज नहीं होता है, पावर होता है। Vp IP होता है, दिस इज पावर आउट अपॉन पावर इन। इसलिए तो आपको आंसर नहीं मिल रहा था। तो इट इज 8/10। नाउ इट इज extremely simple. You are supposed to find out IS। तो इसको घुमा फिरा के सॉल्व करने की जगह पे हम एक सिंपल सा काम कर सकते थे। दिस वन इक्वेशन इज सफिशिएंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यू आर सपोज टू फाइंड आउट IP। दिस इज VSIS VP into eta। Okay, now but what you know is, because we don't have information about IS, हमें पता है by Ohm's law V equal to IR, I equal to V by R, तो VS by R। ओके, तो आपको मिल जाएगा IP इक्वल टू VS बाय R, IS की जगह पे, और यहाँ पे VP था, और यहाँ पे आपके पास ईटा भी था। तो आपको मिल जाएगा IP इक्वल टू VS स्क्वायर VP R ईटा। We know VS, that is 20 का स्क्वायर। We know this is 200, resistance is 20 if I am not wrong। रेजिस्टेंस आपके पास 20 है, यस। तो और ईटा आपके पास 80% मतलब 8/10 मतलब 4/5 है, तो दैट इज 4/5। एक एक गया, 1 जा 10 जा, ओके, 1 जा 2 जा, 1/8, 1/8 यू शुड नो। मैंने आपको पहले भी बताया है, 1/4 is 0.25, 1/8 is 0.125 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन खत्म। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एज द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम एन of an AC circuit increases, the current first increases and then decreases. What combination of circuit elements is most likely to comprise basically the circuit? Did you see somewhere a graph of current against voltage? ऐसा एक
ग्राफ हमने देखा था, रेजोनेंट सर्किट हमने दो टाइप के देखे थे, एक एक्सेप्टर सर्किट था, एक रिजेक्टर सर्किट था। तो सीरीज एलसीआर में होता है ऐसा, सीरीज एलसीआर में करंट बढ़ता है, पीक वैल्यू पे पहुंचता है, और ये यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हो, एक्स एक्सिस इज फ्रीक्वेंसी। सो एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस मतलब हियर इम्पेडेंस बिकम्स मिनिमम, इम्पेडेंस मिनिमम मतलब रेजिस्टेंस मिनिमम, और उस मिनिमम रेजिस्टेंस पे मैक्सिमम करंट पास होगा, राइट। तो इसको एक्सेप्टर सर्किट बोला था क्योंकि वो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी के करंट को अलाउ करता है, बाकी सबको रिजेक्ट कर देता है, राइट। ओके, तो ये होता है सीरीज एलसीआर में, ऑप्शन नंबर सी। प्राइमरी voltage is VP, resistance of the primary is RP, turns in primary and secondary are NP and NS, then secondary current in terms of primary voltage and secondary voltage respectively will be। अभी अभी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो यू आर सपोज टू फॉलो सेम स्टेप्स। You need to read question carefully first। प्राइमरी वोल्टेज वीपी है, वो हमको पता है, रेजिस्टेंस आरपी है क्योंकि जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस होगा। टर्न्स इन प्राइमरी दे आर डिनोटेड बाय एनपी, टर्न्स इन सेकेंडरी दे आर डिनोटेड बाय एनएस। देन सेकेंडरी करंट मतलब आईएस इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी वोल्टेज मतलब इन टर्म्स ऑफ वीपी, वहां पे वीएस नहीं दिखना चाहिए, एंड सेकेंडरी वोल्टेज। तो सेकेंड टाइम जब आप करंट आईएस निकालोगे वहां पे वीपी नहीं दिखना चाहिए, तो पहले आपको आईएस चाहिए इन टर्म्स ऑफ वीपी, फिर आपको चाहिए आईएस इन टर्म्स ऑफ वीएस। इफ यू रिमेंबर, NS by NP is IP by IS, right? You need to be very sure with this equation। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं चलेगा। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी करंट, सेकेंडरी करंट चाहिए, तो सेकेंडरी करंट आप लिखने जाओगे तो आपको मिल जाएगा NP बाई NS इंटू IP, नो इश्यूज। अब NP बाई NS तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मोर और लेस इट्स इन ऑल द ऑप्शंस, तो ठीक है। बट देन यू नो V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V बाई R, ओके। तो therefore IP is VP by RP, राइट, करेक्ट। ये इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया हमने, तो फ्रॉम 1 and 2 I will get secondary current as NP by NS VP by RP, ओके। VP NP, VP NP और नीचे RP NS, VP NP RP NS मुझे एक ही जगह पे दिखता है, ऑप्शन नंबर ए, राइट, करेक्ट। अभी आपको दूसरा पार्ट भी ऐसा बोला है that you are supposed to find out in terms of secondary voltage, IS in terms of secondary voltage। Let me call this as equation number 3। Do you remember transformer equation? You should remember, you should know VP by VS is NP by NS। तो यहां से आप लिख सकते हो VP is equal to NP by NS into VS, इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करो। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4, इक्वेशन नंबर 3 क्या था आपके पास, IS इक्वल टू NP by NS, NP by NS, यहाँ पे RP था और ऊपर था आपके पास VP, लेकिन VP तो चाहिए नहीं, ये VP हमको नहीं चाहिए, तो हम VP की जगह पे we will be substituting this much। So we will be substituting instead of VP this thing।
तो आपको मिल जाएगा यहाँ से IS इज इक्वल टू NP स्क्वायर अपॉन NS स्क्वायर VS बाय RP। तो है क्या VS बाय RP NP स्क्वायर अपॉन NS स्क्वायर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। I wanted you to know how to solve this because it's actually nothing. Next question. Okay, so let's start with question 13th. Rate of increment of energy in an inductor with time in series LR circuit getting charged with battery of EMF E is best represented by which of the following graphs? So you should know few things here. For example, आपको एनर्जी का इक्वेशन बताना चाहिए हाफ एल आई स्क्वायर। आपको डी यू बाई डी टी पूछा है तो आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, लेकिन डेरिवेटिव लेने के लिए आपको करंट का फॉर्म पता होना चाहिए। तो फॉर अ सीरीज LR circuit you have I0 1 minus e raised to minus t by tau, where tau is L by R। हमको यहाँ पे लगने नहीं वाला, बट आपको ये टाउ फैक्टर क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो you should know what is tau. It is L by R. Then when you take derivative of u with respect to t, so you will have du by dt equal to half constant outside L constant outside 2I di by dt, 2 cancel। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे du by dt as Li di by dt। अब आपको I पता है, आप di by dt भी निकाल लो। Take derivative of I with respect to t, so di by dt you will have I0 constant outside, derivative of 1 is 0 minus e raised to minus t बाय टाउ का डेरिवेटिव जब आप लेते हो तो उसका डेरिवेटिव e रेज टू माइनस टी बाई टाउ ही आता है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस टी बाई टाउ आता है। e रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। This is something you should know. Okay, so you will get this as I0 e raised to minus t by tau, 0 माइनस, लेकिन मैंने माइनस नहीं लिखा क्योंकि ये माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 0 माइनस माइनस प्लस इफ यू वांट। ओके, उसके बाद बाय टाउ, तो 1 बाय टाउ अलग से लिखूंगा मैं। ये आपके पास आ गया डी आई बाई डी टी। नाउ डी आई बाई डी टी और आई, मतलब इक्वेशन नंबर 2 and 3 should go into equation number 1. Therefore, substituting 2 and 3 in 1, you will get du by dt L. I was I0 1 minus e raised to minus t by tau into di by dt, that is 1 by tau e raised to minus t by tau। ये di by dt था, ये आखिरी टर्म। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे L I0, और इसमें I0 भी है एक, you also have I0 in this, तो I0 है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा I0 स्क्वायर, ओके, बाय टाउ, क्योंकि ये बाय टाउ है उसको मैंने सिर्फ यहाँ लिख दिया। तो ये आ जाएगा आपका e raised to minus t by tau 1 minus e raised to minus t by tau। That's it.
इतना हमने लिख लिया, हमको मिल गया एनर्जी का इक्वेशन। जो कांस्टेंट है उसको हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी चेक कर रहे हैं क्योंकि हमको ग्राफ से मतलब है। तो अगर आपको लिखना है तो चलेगा, कांस्टेंट नहीं लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांस्टेंट लिखना है तो इक्वल टू सम कांस्टेंट के लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एट टी इक्वल टू 0 आपको बोला है क्वेश्चन में, उसी इंडक्टर हैज इनिशियल करंट 0, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं, क्योंकि एज यू सी इन ऑप्शन नंबर सी एट टाइम टी इक्वल टू 0 करंट इज नॉट 0। ऑल्सो इन ऑप्शन नंबर डी इज द सेम थिंग, तो सी और डी तो ऑप्शन होगा नहीं। अब ऑप्शन ए और बी में से एक बचता है, तो अब एट टी इक्वल टू 0 दोनों ही केस में करंट 0 है, ए में भी और बी में भी, राइट। तो मुझे t इक्वल टू 0 पे चेक करना ही नहीं, चेक करना है t इक्वल टू इंफिनिटी पे। तो व्हाट हैपेंस एट t इक्वल टू इंफिनिटी, you will have du by dt as k e raised to minus infinity by tau 1 minus e raised to infinity by tau। तो e raised to minus infinity is e raised to minus infinity, e raised to minus infinity by tau is e raised to minus infinity, तो ये आपका e raised to minus infinity ही आएगा। infinity अपॉन एनी नंबर इज infinity, ओके। तो ये 1 अपॉन e raised to infinity हो जाएगा, 1 माइनस e raised to, यहाँ पे भी 1 by e raised to infinity, e raised to infinity is infinity, राइट। तो ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0, मतलब करंट इज 0 अगेन एट t इक्वल टू इंफिनिटी। तो ऐसा एक ही ग्राफ है जिसमें 0 पे t इक्वल टू 0 पे 0 करंट है, और जब टाइम इंफिनिटी होगा तब करंट 0 होगा। तो ऑप्शन करंट मतलब du by dt आई एम सेइंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। So this is how you were supposed to solve this particular question. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14th. In adjacent circuit, the instantaneous current equation is. अब सर्किट में आपको L की वैल्यू दी है 1 हेनरी, आपको R की वैल्यू दी है 100 ओम, आपको V बोला है 200 साइन ऑफ 100t, ओमेगा की वैल्यू 100 है, पीक V0 की वैल्यू आपके पास 200 है, आपको इंस्टेंटेनियस करंट पूछा है। सबसे पहले जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन यू शुड नो कि ऑप्शन डी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एलआर सर्किट है। एलआर सर्किट में ईएमएफ लीड करता है, करंट लैग करता है। तो करंट लैग करता है तो साइन ऑफ 100t माइनस समथिंग होना चाहिए, तो इट कैनॉट बी ऑप्शन नंबर डी, इट कैनॉट बी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ओमेगा वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। बचा ए और बी में से एक। तो ए और बी में से एक कैसे सॉल्व करोगे? इट्स ऑब्वियस कि पहले आपको इम्पिडेंस निकालना पड़ेगा। इम्पिडेंस इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, एक्सएल इज ओमेगा एल, ओमेगा इज 100 एंड एल इज 1, तो एक्सएल आपको मिल गया 100 और आर भी 100 है, तो z आपको मिल जाएगा 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ 100 स्क्वायर मतलब 100 रूट 2, ओके राइट। तो ये 100 रूट 2 आ जाएगा आपके पास। फिर आपको पता है I0, ऑफ कोर्स V0 इक्वल टू I0 Z, तो I0 इक्वल टू V0 बाय Z, ओम्स लॉ। V0 तो 200 है, ये आपके पास 100 रूट 2 है,
तो ये आपके पास 1 जा और 2 जा, 2/√2 इज √2। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट मिल गया। आपको पता है जनरल इक्वेशन I0 साइन ऑफ ओमेगा टी -5 क्योंकि यहाँ पे एज आई टोल्ड यू करंट विल लैग, इसलिए -5। तो √2 साइन ऑफ 100t -π/4 हमको फाई की वैल्यू फाइंड नहीं करनी पड़ी यहाँ पे, बिकॉज सब जगह पे π/4 दिया है। अगर कहीं पे π/2 या कुछ लिखा होता तो फिर हम फाई की वैल्यू भी फाइंड कर लेते। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 2.5 upon pi microfarad capacitor and 300 ohm resistance are joined in series to an AC source of 200 volt. So you have 2.5 by pi microfarad capacitor and 3000 ohm resistance. They are joined in series to an AC source of 200 volt and 50 per second frequency. मतलब आपको VRMS दिया है 200, आपको फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज का। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट एंड द पावर डिसिपेटेड इज, पावर फैक्टर cos फाई आपको पता होता है ये R/Z होता है, और आपको Z पता है दैट इज √of R² प्लस XC का स्क्वायर। तो XC इज 1/ωc, ओके। ओमेगा इज 2πf, तो 1/2πf, 2π into f is 50, and C, value of capacitance C is 2.5 by pi. तो ये कैंसल, दिस इज 100 into 2.5, 100 into 2.5, that is 1/250, okay, right? So this is what you should get. अब आपके पास ये वैल्यू थोड़ी सी गलत आएगी। क्यों थोड़ी सी गलत आएगी? क्योंकि अगर आप माइक्रोफैरड पे ध्यान नहीं दोगे तो आपको गलत मिलने वाला है। तो माइक्रोफैरड पे ध्यान देना चाहिए। वो 2.5 बाय पाई माइक्रोफैरड था, तो हमने यहाँ पे माइक्रोफैरड का 10 पावर 6 लिखना चाहिए। तो ये आपके पास आएगा 100, 10 पावर -6 इज 10 पावर -4, ऊपर जाके 10 पावर +4, ओके, 10 पावर +4। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, ये 2.5 का भी 2 हटा सकते हो, तो 25 × 10 पावर -7 और +2 मतलब 10 पावर 5/25। तो दिस इज व्हाट यू शुड डू। नाउ ऑफ कोर्स इसको सॉल्व करो फर्दर। तो XC इज 100 into 10 पावर 3 by 25, 1 जा and 4 जा, तो 4000 ओहम मुझे मिलना चाहिए। आई शुड गेट XC एज 4000 ओहम। तो मुझे Z की वैल्यू मिलेगी √of R² प्लस XC²। R² इज 3000 स्क्वायर, तो 3000 मतलब 3 into 1000 का स्क्वायर, 4000 मतलब 4 into 1000 का स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा 3 square is 9 and plus 16 √of 25 into 10 power 6 मतलब 5000, 5 into 10 power 3 ओहम। हमें क्या पूछा था? हमें पूछा है पावर फैक्टर एंड द पावर डिसिपेटेड। पावर फैक्टर एज यू नो इज R/Z, तो 3000 by 5000 मतलब 3/5 मतलब 0.6, तो 0.6 आपको मिलेगा पावर फैक्टर। अभी ऑप्शन नंबर बी और डी तो हो नहीं सकता, ए और बी में से एक आएगा। तो आपका पावर फैक्टर और पावर डिसिपेटेड
अगर आपको याद होगा मैंने बताया था पावर डिसिपेटेड इज VRMS IRMS cos phi, और अगर आपको याद होगा you know that is V0 I0 by 2. ओके, अब V0 तो हमको मिल जाएगा क्योंकि हमारे पास VRMS है, डायरेक्टली 200 है तो जरूरत ही नहीं है, हमको डायरेक्टली 200 पता है, तो ये तो कोई इशू नहीं है। बट IRMS कैसे निकालोगे, तो आपको पता होना चाहिए V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाई R, तो मैं IRMS को भी VRMS बाई R लिख सकता हूँ, तो आई कैन राइट डाउन VRMS इंटू VRMS बाई R। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगा कि यहाँ R लिखोगे कि Z लिखोगे, ये AC सर्किट है, हाँ तो यहाँ पे इम्पेडेंस लिखोगे, तो सच स्मॉल मिस्टेक्स विल लीड टू रॉन्ग आंसर्स, तो यू नीड टू पे अटेंशन ओवर हियर आल्सो। अब VRMS 200 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 10 पावर 4, Z आपके पास 5 इंटू 10 पावर 3 आया ही है, ये आपके पास 3/5 आया ही है, मतलब 0.6 था वो। ओके, तो इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन 3/5 और यू कैन राइट डाउन 0.6 बिकॉज 4/5 इज 0.8, 0.8 ऊपर 10 पावर 4 नीचे 10 पावर 3, तो ऊपर 10 इंटू 0.6, तो ये आपके पास 6 इंटू 8 48, 4.8, 4.8 वैट आपके पास आएगा। ऑप्शन नंबर सी 0.6 एंड 4.8। ओके, तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने रेगुलर में भी लिया था, थियरी मतलब फुल कोर्स में, और मैं अभी भी ले रहा हूं बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट्स व्हाई आई वांट यू टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन as many times as you can. In the circuit shown in the figure, the AC source gives a voltage of V equal to 20 cos of 2000 t. Neglecting the source resistance, मतलब जो सोर्स मैंने कनेक्ट किया है उसका रेजिस्टेंस नहीं है ऐसा मान के चलो, the voltmeter and ammeter reading will be, वोल्ट मीटर का रीडिंग निकालना है और एमीटर का रीडिंग निकालना है आपको। तो वोल्ट मीटर और एमीटर रीडिंग निकालने के लिए बेसिक्स शुड बी अगेन वेरी क्लियर। तो इफ यू लुक एट दिस लूप, ओके, इस लूप में आपके पास 6 ओम रेजिस्टेंस है, उसके बाद नीचे एक LCR सर्किट भी है। तो जब आप इम्पेडेंस निकालोगे, इम्पेडेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे, तो आप पहले ये रेजिस्टेंस 6 ओम को लिखोगे, इसको मैं R बोल रहा हूँ, R1 बोल रहा हूँ, इसको मैं R2 बोल देता हूँ, प्लस अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, क्योंकि जब लूप बनता है तो ऊपर का ब्रांच का रेजिस्टेंस नीचे के ब्रांच का रेजिस्टेंस वो सीरीज में जाता है जब लूप बनता है तब। तो ये R1 को भूल गए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, मतलब आंसर गलत आएगा। तो R1 6 ओम है, R2 जो है आपके पास वो 4 है, 4 स्क्वायर, XL और XC आपको फाइंड करना पड़ेगा। XL is ओमेगा L, ओमेगा is 2000 2 into 10 power 3 और L is 5 मिली हेनरी, 5 मिली हेनरी, ओके, मिली हेनरी, माइक्रो नहीं है वो, मिली है, मिली हेनरी है, 5 मिली हेनरी, तो ये कैंसल हो जाएगा तो आपको 10 मिलने वाला है। सिमिलरली आप XC 1 ओमेगा C मतलब 1/2 into 10 power 3 और 50 माइक्रोफैरड, तो ये आप लिख सकते हो। तो आई विल बेटर फर्स्ट फाइंड आउट XL एंड XC एंड देन सब्स्टिट्यूट, या फिर आप डायरेक्टली इस स्क्वायर रूट के अंदर भी डाल सकते हो एज यू वांट। तो हमको XL ओमेगा L ये 10 मिल गया था, XC 1 ओमेगा C ये आपके पास आएगा 1 ओमेगा
ओमेगा इज 2 into 10 power 3, 50 माइक्रोफैरड इज 5 into 10 power minus 5 फैरड। ये आपका 10 10 और 10 पावर 3 10 पावर 4, तो 10 पावर -1 नीचे, ऊपर जाके 10, ये भी 10, दोनों 10 10 आ गए, तो ये आपके पास आएगा ही नहीं, फॉरगेट अबाउट दिस। ओके, बिकॉज बोथ आर 10 and 10, तो ये 0 आ गया। तो 6 plus square root of 4 square is again 4, तो ये आ जाएगा 10, तो टोटल इम्पेडेंस आ गया 10। अब आपको पूछा है एमीटर का रीडिंग। मैंने आपको बताया था एमीटर हो या वोल्ट मीटर हो, इट गिव्स यू आरएमएस वैल्यू। तो वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड, राइट। तो आई आर एम एस is equal to VRMS by Z, but VRMS is V0 by रूट 2। V0 आपके पास 20 है, ये V0 होता है, पीक वैल्यू होता है, बाय रूट 2, और Z जो है वो 10 है, 1 जा एंड 2 जा, 2 बाय रूट 2 इज रूट 2, दैट इज 1.4 एम्पियर, राइट। तो कम से कम एमीटर का रीडिंग 1.4 मिलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी हो नहीं सकता, राइट राइट। अब आपको वोल्ट मीटर का रीडिंग बोला है। वोल्ट मीटर का रीडिंग निकालने के लिए वापस वही VRMS निकालना है, मतलब बेसिकली वोल्ट मीटर का, हाँ ये गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग फिर ये दिया तो है, फिर इसको बाय 2 क्यों नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, वो सोर्स का है और आपको पूछा वोल्ट मीटर में है, ओके। हाँ, तो ये डिफरेंस समझ लो। तो जब आप वोल्टेज निकालोगे तो VRMS इज I इंटू जेड, राइट, करंट इंटू जेड। करंट अभी आपने फाइंड किया रूट 2, दैट इज 1.414 समथिंग समथिंग, जेड आपने फाइंड किया 10, राइट, करेक्ट, रॉन्ग। अभी ये रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, ये रॉन्ग नहीं, वेट अ मिनट, रॉन्ग क्यों है? अरे वोल्ट मीटर तुम इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस देख रहे हो, ऊपर का 6 क्यों लेना है, ऊपर का 6 नहीं लेना है इधर। तो यहां पे इसलिए मैंने ये टर्म को अलग से कैलकुलेट किया है, तो ये टर्म पे ध्यान देना। सो दिस इज योर impedance, this is impedance, so this is equal to I into impedance। अब आपको पता है I, you know, root 2 1.414, this is 4, 4 plus 0, 4 square plus 0, तो ये 1.4 into 4 5.6, 14 4 था 56, ऑप्शन नंबर डी। ऊपर का 6 ओम नहीं लेना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज E is equal to 6 sin 20t plus 8 cos 20t is applied to a series resonant circuit as shown. The correct statements are: the capacitance C is 12.5 मेगा, तो नहीं हो सकता, ये स्मॉल m होना चाहिए, मिली होना चाहिए या माइक्रो होना चाहिए। तो लेट मी सी, इट इज मिली फैरड, ओके, मिली फैरड ऐसा आना चाहिए वो, ओके। द रेजोनेंट current in the circuit is 3 ampere, power dissipated in the circuit is 20 watt, quality factor of the current is 0.9। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पहले तो थोड़ा सा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए। You should know what is sine of A plus B, sin A cos B plus cos A sin B। तो हम यहाँ पे E इक्वल टू ये जो 6 sin 20t plus 8 cos 20t है, the first thing that you should be able to do is to simplify this। आप बोलोगे let sin phi equal to 6
cos phi equal to 8. Why not sin phi equal to 8 and cos phi equal to 6? करो, आंसर वही आएगा, आंसर सेम आएगा. तो E equal to sin phi, okay, right? You should remember formulas. Sin of a plus b, sin a cos b plus cos a sin b. तो मैं आपको बता देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर आपको उल्टा करना है, उल्टा करो. नो वन is going to say why did you do this. Answer ultimately will be same. ऐसा भी चलेगा, करके देखो. This is cos phi sin 20t plus sin phi cos 20t. मतलब cos a sin b plus sin a cos b, मतलब sin a cos b plus cos a sin b. So this is nothing but sin of a plus b, sin of 20t plus phi. Good, good. So this is something you need to know. अब प्रॉब्लम यहां पे ये आ गया, एम्पलीट्यूड. हाउ डू यू फाइंड आउट एम्पलीट्यूड हियर? यस, तो वो ट्रिग्नोमेट्री आपको सॉल्व करना है, दैट यू हैव टू डू. तो cos square phi plus sin square phi, that is 6 square 36 plus 64 100 उसका रूट. तो you should know amplitude is given by, okay, वो अभी अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये हमने कहाँ किया था. SHM combination of two simple harmonic motions, तो हमने वहां किया हुआ है. सो वी कैन नॉट जस्ट कीप ऑन डूइंग दिस. तो ये आपको 10 मिलने वाला है, तो ये 10 आ जाएगा आपके पास. ठीक है, इक्वेशन ऐसा बनेगा. बाकी रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स यू हैव टू डू, राइट. ये मिल गया. तो आपको यहाँ से डेफिनेटली tan phi मिल जाएगा. tan phi is sin phi by cos phi, sin phi by cos phi. sin phi is 8, cos phi is 6, तो 4/3. ओके, डन, कोई इशू नहीं है. अब आपको एग्जैक्टली क्या पूछा है? या तो कैपेसिटर पूछा है, या तो करंट पूछा है, या तो पावर डिसिपेटेड पूछा है, या तो क्वालिटी फैक्टर पूछा है. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फाइंडिंग आउट कैपेसिटेंस. हाउ टू फाइंड आउट कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करोगे? यू रिमेंबर omega square is 1 by LC. Okay, good. Now C is equal to 1 upon omega square L. Do you know L here? नहीं पता, फिर तो प्रॉब्लम है. They have not given you L. They should give value of L. It should be printed on this figure. Let me see if it is. होना चाहिए 0.2. 0.2 है, ये 0.2 है. तो ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी आपको समझेगा, सिर्फ ओमेगा के लिए. ओमेगा इज 20. तो ये जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमने अप्लाई किया है ओनली टू गेट व्हाट इज ओमेगा. वैसे नहीं भी करते तो डायरेक्टली यहां से ओमेगा आता है. ओके, ये तो पता है. तो आपको पता है ओमेगा स्क्वायर इज 1 by LC, मतलब C इज इक्वल टू 1 by ओमेगा स्क्वायर L. तो 1 by ओमेगा स्क्वायर दैट इज 20 स्क्वायर, और L की वैल्यू आपके पास 0.2 है. तो दिस इज नथिंग बट 400 इंटू 0.2, मतलब 80. 1 by 80, 1 by 80. गुड, राइट. तो ये 1 by 80 है. तो 1 by 80 मतलब 1 by 8 और ऊपर 10 पावर माइनस 1. तो 1 by 8 0.125 इंटू 10 पावर माइनस 1, मतलब मैं इसको लिखूंगा 12.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 फैरड, मतलब 12.5 मिली फैरड. जब अगर पहले ही ऑप्शन में करेक्ट आ गया तो फिर बाकी क्यों देखना है? तो बाकी हम नहीं देखेंगे. वैसे आप चाहो तो करंट फाइंड कर सकते हो. करंट फाइंड करना इजी है. आपके पास पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है,
ईएमएफ का पीक वैल्यू है, तो ईएमएफ का पीक वैल्यू है आपके पास, और यू कैन फाइंड आउट, you have now C, you have now L, you can find out if you want impedance. A solenoid has an inductance of 50 millihenry and a resistance of 0.025 ohm. It is connected to a battery. How long will it take for the current to reach one half of its final equilibrium value? तो एक सोलेनॉइड मतलब इंडक्टर, इंडक्टर है, इंडक्टेंस है और रेजिस्टेंस है, एलआर सर्किट है। सीरीज एलआर सर्किट में हमने अभी अभी देखा करंट का इक्वेशन, ये एल और आर सर्किट है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आएगा I0 1 माइनस e रेज टू माइनस टी बाई टाउ, राइट। और टाउ जैसे मैंने बताया ये एल बाय आर होता है, और इस टर्म को एक पर्टिकुलर नाम है जो आई हैव टोल्ड यू टू चेक आउट, इट्स कॉल्ड एज सम कांस्टेंट। व्हाट कांस्टेंट दैट यू वर सपोज टू चेक आउट? एल इज 50 मिली हेनरी और नीचे 25 इंटू 10 पर माइनस 3, कैंसल कैंसल, 1 जा 2 जा, तो टाउ की वैल्यू आ गई 2। आपको पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक for the current to reach half of its final value। इसका मतलब फाइनल वैल्यू क्या होता है? पीक वैल्यू। तो I should be equal to I0 by 2। तो इक्वेशन नंबर 2 और 1 से मिल जाएगा, from 1 and 2 we will get I0 by 2 equal to I0 1 minus e raised to minus t by 2, क्योंकि टाउ की वैल्यू 2 फाइंड कर ली हमने। I0 कैंसल, मतलब हाफ इक्वल टू 1 माइनस e रेज टू माइनस t by 2, therefore e raised to minus t by 2 equal to 1 minus half, that is equal to half। तो therefore आपको 1 upon e raised to t by 2 equal to ये मिल जाएगा। and therefore you will have e raised to t by 2 equal to 2। e raised to t by 2 को नीचे t by 2 को नीचे लाना है तो log लेना पड़ता है, क्योंकि एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम आर अपोजिट ऑपरेशन, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, नेचुरल लॉग ऑफ कोर्स यू नीड टू टेक नेचुरल लॉग। क्यों नेचुरल लॉग? क्योंकि e टू द पावर लिखा है, 10 टू द पावर नहीं लिखा है। अगर 10 टू द पावर लिखा होता तो फिर आपके पास दो लॉग होते हैं, नेचुरल लॉग और एक क्या नाम है उसका, टू द बेस 10 का लॉग टू द बेस 10 को कुछ बोलते हैं, एक नाम है, तो वो देखो पता होना चाहिए। सो you will have t by 2 equal to natural log of 2। natural log of 2, ln of 2 की वैल्यू if you remember, वैसे पता होना चाहिए, वो 0.693 आई गेस, 2.303 नहीं, वो टू द बेस 10 होता है। तो ये आपको मिलेगा t equal to 2 natural log of 2, that is 2 into 0.693, मतलब 0.7 into 2, roughly 1.4, roughly 1.4, option number A। So this is how you are supposed to solve this question। करंट का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, if you don't know then it is a problem for you to solve। तो LR सर्किट में you should know current is given by what। next question, in a series resonant LCR circuit, if L is increased by 25%, तो L2 is L1 plus 25% of L1, मतलब 0.25 of L1, मतलब L2 is 1.25 L1, मतलब L2 by L1 is 1.25। ये आपको लिखना है तो आप इसको 125 by 100 लिखो बेटर। ओके, C is decreased by, तो C2 is C1 minus 20%, मतलब 20 by 100 of C1। तो ये आपके पास सीधा सीधा आ जाएगा
80 by 100 C1, मतलब C2 by C1 is 80 by 100. Then the resonant frequency will increase by, decrease by, remain unchanged, क्या होगा? तो resonant frequency FR is 1/2 pi root of LC. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज चेंज, तो अगर आपको याद होगा 11th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, उसमें हमने बहुत सारे फॉर्मूला सीखे हैं. तो डेल्टा एफ आर बाई एफ आर इंटू 100 इज इक्वल टू हाफ, डजंट मैटर ये हाफ ऊपर है नीचे, डजंट मैटर, डेल्टा एल बाई एल into 100, right, plus half delta C by C into 100, correct, right? This is something you should know. Delta C by C ये फॉर्मूला है, you should know this formula. ये एक तरीका है, या दूसरा तरीका भी है, you have other way around also. डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर आपको दूसरा मेथड चाहिए हो तो वो भी देख लेंगे. डेल्टा एल बाई एल, व्हाट इज डेल्टा एल? L2 माइनस L1 बाई L1, मतलब L2 बाई L1 माइनस 1. L2 बाई L1 हमारे पास था क्या? 1.25. डेल्टा L बाई L इज L2 बाई L1 माइनस 1, 1.25 in minus 1, that is 0.25. Delta C by C is C2 by C1 minus 1, बराबर. इसलिए फिर ये मेथड आई डोंट रियली रिकमेंड, बिकॉज देन आप बोलोगे हाँ ये 80 by 100 था, तो 0.8 minus 1 minus 0.2 आएगा. तो ये चीजें जो है यू हैव टू, ठीक है दूसरे तरीके से ही कर लेते हैं, कुछ नहीं है. ये इनिशियल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मैं इसको F1 बोल देता हूं. हमको तो पता ही हम रेजोनेंस की बात करें तो आर लेने की क्या जरूरत है. F1, दिस इज F2, ओके. 1/2 पाई रूट ऑफ ये L1 C1, ये नीचे L2 C2, राइट, ओके. अब इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ वो फाइंड करना इट्स नॉट अ वेरी बिग डील. अब क्या कर सकते हो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं L2 and C2. What is L2? 1.25 L1 है ना, मतलब 125 by 100 L1, and C2 80 by 100 80 by 100 C1, correct, good. Now 125 का रूट पता है क्या आपको? नहीं पता. सिंप्लीफाई, ये तो इजी है ना. दिस इज यू नो 4 जा 5 जा 1 जा 20 जा 1 जा 5 जा, कैंसल कैंसल, ओह सभी खत्म. वो होने भी बात है. 1.25 into 0.8 is 1. 1.25 into 0.8, अगर आप इसको 1.25 L1 लिखते, इसको 0.8 C1 लिखते, तो 1.25 और 0.8 1 होता है. गुड. तो ये आपके पास आ गया सिंप्लीफाई होके ये. तो फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, तो रिमेन अनचेंज्ड.
remain unchanged. There is no change in the frequency. Next question. 20th. V equal to 100 sine 100t volt and I equal to 100 sine 100t plus pi by 3 milliampere है are instantaneous values of voltage and current, then the RMS values of voltage and current are RMS values of voltage and current are. So this is extremely simple. अब सबसे पहले आपको पीक वैल्यू पता होनी चाहिए. दिस इज व्हाट यू शुड नो. आपको पता है VRMS इज V0 by √2. अभी 1 by √2 आपको पता होना चाहिए क्योंकि साइन और कॉस का टेबल हम बहुत साल से देखते आ रहे हैं. √3 by 2 0.8606, 1 by √2 0.707. तो 0.707 into 100 70.7. तो ये दोनों तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गए. ए और बी में से एक. ऑफ कोर्स ए, क्योंकि इस इक्वेशन से आपको I0 की वैल्यू भी 100 मिली एम्पियर मिल रही है. तो IRMS आपको मिलेगा I0 by √2, that is 100 by √2, that is again 0. मतलब ठीक है, लिख देता हूँ 70.7 मिली एम्पियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. An alternating voltage is given by 200 √2 sine 100t and it is connected to 1 microfarad capacitor through an ideal AC ammeter in series. The reading of the ammeter and the average power consumed in the circuit shall be. Again a simple question. First of all, as you know, आपके पास just from the equation you have V0 peak value आपके पास तो है ही 200 √2. तो RMS, the reading of the ammeter and average power consumed. Reading of the ammeter मतलब as you know is RMS current. तो आपको RMS current चाहिए. तो V equal to V equal to IZ. तो I equal to V by Z. So V RMS by Z impedance. Okay. V RMS is V0 by √2 Z. अब आपके पास आपको बोला है कि यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है सिर्फ. देयर इज नथिंग बट कैपेसिटर इन द सर्किट. कुछ और बताया ही नहीं है. तो Z is just XC, that is 1 upon omega C. ओमेगा की वैल्यू 100 है, C की वैल्यू 1 माइक्रोफैराड है, तो ये 10 पावर 4 आएगा. ओके. तो आपको मिल जाएगा RMS. IRMS is V0 आपके पास ऑफ कोर्स 200 √2 by √2 और ये 10 पावर 4 कैंसल. तो 200 मतलब 2 into 10 पावर 2 और 10 पावर -4 मतलब ये आ जाएगा आपके पास 2 into 10 पावर -2 मतलब 20 into 10 पावर -3 मतलब 20 मिली एम्पियर. तो कम से कम ऑप्शन नंबर सी और डी नहीं आने वाले. So you will have one of the options from A or B. अब आपको average power consumed का formula you should know. If you know average power consumed, then it is easy. Average power consumed का formula मैंने बहुत बार बताया है. VRMS IRMS cos phi. तो यहाँ पे आप लिखोगे एवरेज पावर कंज्यूम्ड VRMS IRMS, या फिर पहले पावर निकाल लो बाद में एवरेज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. राइट.
cos phi, लेकिन ये सर्किट कौन सा है? कैपेसिटिव। कैपेसिटिव में phi, आई नो कैपेसिटिव में ईएमएफ लैग करता है, करंट लीड करता है, लेकिन फेज डिफरेंस तो 90 होता है ना? तो व्हाट इज cos 90? 0। तो पावर कंज्यूम्ड इज 0। खत्म। ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं करना, जब पावर ही 0 तो एवरेज पावर कंज्यूम 0 ही आएगा। 23rd, a sinusoidal voltage of peak value 293 volt and frequency 50 is applied to a series LCR circuit in which R आपको 6 दिया है, L आपको 25 मिली हेनरी दिया है, C आपको 750 माइक्रोफैरड दिया है। The impedance of the circuit is, so you have XL at the first place, which is omega L. Omega is 2 pi FL. So 2 pi F is 50 and L is 25 मिली। तो ये 100 और ये 10 पर -3 मतलब 10 पर -1, 25 पाई मतलब 2.5 पाई ओहम ऑफ कोर्स। ओके, ये एक्सेल आ गया। वैसे ही एक्स सी निकालोगे 1/2 पाई एफ सी, तो दिस इज 1/2 पाई एफ। एफ इज 50 अगेन, सी इज 750 into 10 power -6, तो ये 100 10 पावर -6 मतलब टोटल 10 पावर -4, 100 10 पावर माइनस, ओके राइट, करेक्ट। तो 10 पावर 4 आ जाएगा ऊपर जाके, नीचे 750 into 2 1500 पाई, 750 into 2 1500 पाई, हाँ 2 पहले से मल्टीप्लाई कर लिया था हमने, तो फिर ठीक है 75 750, तो मैं 750 को 75 कर देता हूँ और ऊपर एक पावर कम कर देता हूँ, दैट इज ऑल्सो ऑल राइट। तो इसको ऐसा ही रखेंगे, ये XC आ गया और R तो पता ही है, आपको इम्पेडेंस ही पूछा है, तो इम्पेडेंस Z इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर, R 6 मतलब 36 प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर 6.25, 6 पॉइंट, अच्छा पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 2.5 पाई और ये आपके पास आ गया 1000/75 पाई। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो पहले। यू कैन एक्चुअली डू इट दिस वे ऑल्सो, इसको लिख लो 100 into 10 75 पाई, 4 जा 3 जा, ओके ऐसा भी चलेगा, दिस इज ऑल्सो ओके। 40/3 पाई, ओके तो ये 40/3 पाई है, या फिर you will have to, if you want to further simplify, 1/pi is 0.318, मतलब ये रफली हमको रफ चाहिए ना आंसर, रफली 10 है वो, 3.14 into 3 रफली 10 है, वेरी गुड। तो ये 10 और ये 10 गया रफ, ओके और ये रफ 2.5 into 3 पाई 3 दैट इज 7.5, तो मैं रफ कर रहा हूं आंसर, तो ये आपको मिल जाएगा 7.5 में से 4 गए मतलब रफली 3.5 और इसका स्क्वायर, तो आपको पता होगा 3.5 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर 1225, तो 3.5 का स्क्वायर 12.25, 36 में 12.25 में मान लेता हूँ, 36 में 13 ऐड करो 49, मतलब अप्रोक्स 7,
approx 7. This is how you are supposed to do calculations. क्योंकि calculations का ही तो part है यहाँ पे. It is where you spend a lot of time और आंसर आना चाहिए. 7 ही है. तो अप्रोक्स में भी आपके क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं. ओके, सो वी आर डन विथ दिस पर्टिकुलर chapter of EMI and AC. So we'll stop here for today.